अपर बेनगंगा से कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? जी, अपर बेनगंगा जो परियोजना है इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट किनको होता है? तो अपन आंसर देख लेते हैं। आंसर है बालाघाट और सिवनी। जी हाँ, अपर बेनगंगा जो परियोजना है इससे बालाघाट और सिवनी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगला, बेतवा की सहायक नदी बीना के निम्न में से कौन सा जलप्रपात बनाती है? जी, बेतवा की सहायक नदी है आपकी, बेतवा की जो सहायक नदी है बीना, बीना नदी क्या है आपकी? बेतवा की सहायक नदी है। तो बेतवा की जो सहायक नदी है बीना, यह कौन सा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो अपन देख लेते हैं कि जो बीना नदी है ये किस जलप्रपात का निर्माण करती है। आंसर है आपका भालकुंड जलप्रपात। जी हाँ, बीना नदी किसका निर्माण करती है? भालकुंड जलप्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि बेतवा नदी वेत्रा नदी भी कहते हैं। जी हाँ, बेतवा नदी को अपन क्या कहते हैं? वेत्रावती नदी भी कहते हैं। और इसी बेतवा नदी की सहायक नदी है बीना, जो भालकुंड जलप्रपात का निर्माण करती है। यह हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। जी हाँ, जो बेतवा नदी है यह हमीरपुर के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। झांसी से 23 किलोमीटर दूर पर माता टीला बांध का निर्माण करती है। जो बेतवा नदी है ये माता टीला का भी बांध का निर्माण करती है। बेतवा की दो सहायक नदियां भी है, एक है बीना जिसको आपने पढ़ चुके हो, दूसरी है धसान। आप देखना, जो दाहिनी ओर से बेतवा नदी में आके मिल जाती है। जी हाँ, बीना नदी और धसान नदी दाहिनी ओर से आती है और बेतवा नदी में जाके मिल जाती है। जबकि एक अन्य सहायक नदी सिंधु है, सिंधु नदी बाईं ओर से आती है, बाईं ओर से गुना जिले को समद्विभाजित करती है। आपसे पूछ सकता है कि गुना जिले को समद्विभाजित मतलब दो भागों में बांटती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। बीना नदी पर सागर जिले के राहतगढ़ कस्बे में भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है। जी हाँ, बीना नदी पर सागर जिले के राहतगढ़ कस्बे में भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है और ये बीना नदी बेतवा नदी की सहायक है, बेतवा नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों, बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर विवाद है? तो इसका आंसर है, देख लेते अपन इसका आंसर क्या है। आंसर है सरदार सरोवर। जी हाँ, सरदार सरोवर डैम की ऊंचाई को लेकर विवाद है। किस परियोजना का नाम पूर्व में माता टीला एवं राजघाट परियोजना था? जी हाँ, कौन सी ऐसी परियोजना थी जिसको पहले आप माता टीला बांध या राजघाट परियोजना के नाम से जानते थे? तो अपन आंसर देख लेते इसका क्या है। आंसर है रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई सागर जो परियोजना है इसे ही आप माता टीला और राजघाट परियोजना के नाम से जानते थे। दोस्तों, बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बाण सागर परियोजना से कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? तो देख लेते हैं अपन बाण सागर परियोजना। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो 11वां वीडियो लेक्चर है उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन का आंसर दिया है। इस क्वेश्चन को रिपीट करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि यह पुराना जो मेरा वीडियो आपने देखा है वो आज आपको याद है या नहीं है, और दूसरी बात आपका रिवीजन भी हो जाए। तो आपने मेरा चूंकि 11वां वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बाण सागर परियोजना में नहीं आता, बाकी के जो तीनों राज्य हैं वो आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सोन नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। आप देखना, सोन नदी पर ही आपका बाण सागर बांध बना हुआ है। ये बाण सागर बांध कहाँ पर बना है? सोन नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ? अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है। पटना के पास जाकर ये गंगा में मिल जाती है। यह बाण सागर का प्रमुख बांध रीवा व उमरिया के निकट देवलोद में बनाया गया है। जी हाँ, ये जो बाण सागर का प्रमुख जो बांध है वो रीवा और उमरिया के पास में देवलोद एक जगह आती है, वहाँ पर बनाया गया है और बाण सागर सोन नदी पर स्थित है। दोस्तों, बढ़ते पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बारना परियोजना किस नदी में है? जी हाँ, जो बारना परियोजना है वो किस नदी में है? तो अपन इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। आंसर है बारना नदी। जी हाँ, बारना परियोजना बारना नदी पर ही आती है। इंदौर जिले के मऊ तहसील में चोरल नदी परियोजना, जो कि जिले की पहली मध्यम सिंचाई परियोजना है, की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जी हाँ, इंदौर में जो जिला है उसमें मऊ तहसील में चोरल नदी, आप देखना चोरल नदी परियोजना है। और ये जो चोरल परियोजना है ये जिले की पहली मध्यम परियोजना है। जी हाँ, इंदौर जिले की पहली मध्यम परियोजना अगर कोई सी है तो चोरल नदी परियोजना है। और ये जो चोरल परियोजना है इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो अपन देख लेते हैं। इसकी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पहली अंतरघाटी परियोजना है। मतलब चोरल नदी जो परियोजना है ये इंदौर की जिले की पहली मध्यम परियोजना है। और यह इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह पहली अंतरघाटी परियोजना भी है। इंदौर की पहली मध्यम परियोजना के साथ पहली अंतरघाटी परियोजना भी है। और आती कहाँ पर है? इंदौर जिले के मऊ तहसील के पास। आगे बढ़ते दोस्तों। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है। जहाँ पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई सबसे ज़्यादा किससे की जाती है? आंसर बताइए। तो आंसर देख लेते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में सिंचाई के महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो महत्वपूर्ण जो साधन है वो आपके दोस्तों है कुएं। जी हाँ, क्या है? आपके कुएं। मैं आपको बताना चाहूँगा बालाघाट, बुंदेलखंड, चंबल घाटी में नहरें द्वारा सिंचाई की जाती है, जबकि बालाघाट और सिवनी में तालाबों द्वारा भी सिंचाई की जाती है। दोस्तों क्लियर है? नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ की जाती है? बालाघाट, बुंदेलखंड और चंबल घाटी में, जबकि बालाघाट और सिवनी में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा बालाघाट में नहरों द्वारा भी सिंचाई की जाती है और बालाघाट में कुओं द्वारा भी सिंचाई की जाती है। दोनों ही आंसर अपने सही हैं। दोस्तों अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? जी हाँ, ये आप देख रहे हैं इंदौर। अगर आप इंदौर के निवासी हैं तो आप देखना राजवाड़ा जब आप जाते हैं तो आप देखना, तो राजवाड़ा रिगल चौराहे से जब राजवाड़ा जाते हैं तो बीच में आप देखना ये खान नदी आती है जो आप देख रहे हैं। कुछ सालों पहले आप देखना ये पूरी तरीके से एक नाला बन चुकी थी, लेकिन आप देखना इंदौर की जो सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर की जो गवर्नमेंट है, आप देखना लोकल गवर्नमेंट, यहाँ के महापौर जी ने काफ़ी इस पे काम करा है और इसका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है और इसे पुनः इसे संवारा जा रहा है और काफ़ी इसमें कामयाबी मिल चुकी है और बाकी कामयाबी मिलना बाकी है। तो इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? तो आप देख रहे हैं ये इंदौर जो है ये आपका खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इस खान नदी को सुधारने के लिए आप देखना इंदौर की जो लोकल सरकार है, इंदौर की जो लोकल गवर्नमेंट है वो और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही प्रयास कर रही है। दोनों के प्रयास सराहनीय है। बढ़ते हैं दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलार परियोजना से सीहोर के अलावा लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, कोलार परियोजना से सीहोर के अलावा लाभान्वित होने वाला जिला अपन देख लेते हैं भोपाल है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है आपका? भोपाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माता टीला बांध किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर है बताइए। आंसर है आपका बेतवा। जी हाँ, बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध आपका बना हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलार परियोजना किस जिले में स्थित है? तो जो कोलार परियोजना आपकी आती है अपन देख लेते हैं किस जिले में आती है। ये आती है आपकी सीहोर जिले में। जी हाँ, किस जिले में आती है? सीहोर जिले में आती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे, उनके पीछे यही उद्देश्य रहेगा ताकि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। बढ़ते दोस्तों पर अगले क्वेश्चन की ओर। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन, बहुत ही ज़्यादा एमपी है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है 1980। जी हाँ दोस्तों, 1980 में
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया गया था। मैं बताना चाहूँगा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लगभग, दोस्तों लगभग की बात की जा रही है यहाँ पर, संभवतः 15 जिलों से होकर गुजरती है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देजला देवरा परियोजना किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, देजला देवरा जो परियोजना है वो आपके खरगोन जिले में स्थित है। जी हाँ, किस जिले में स्थित है? खरगोन। बढ़ते दोस्तों अपन अगली क्वेश्चन की ओर। केन बेतवा सिंचाई परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? केन बेतवा सिंचाई परियोजना किस नेशनल पार्क से होके गुजरती है? दोस्तों अपन देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, केन परियोजना आपकी कहाँ से जाती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से जाती है। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान किसकी सहायक नदियाँ हैं? जी हाँ बिल्कुल, आराम से देखिए और बताइए किसकी सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ये तीनों की तीनों सहायक नदियाँ हैं किसकी? बोलिए जल्दी फास्ट। माँ नर्मदा की। जी हाँ, नर्मदा नदी की तीनों सहायक है। जिनको इसका आंसर नहीं पता था, निवेदन है आपसे नोट डाउन कर लें। जिनको पता था, शुभकामनाएं आपको। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। तमसा या टमस नदी में से कौन सी कहाँ से निकलती है? तमसा नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों अपन देख लेते हैं तमसा नदी कहाँ से निकलती है। आंसर है आपका कैमूर की पहाड़ी। जी हाँ, जो तमसा नदी है ये कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। टोंस या तमसा, देखिए तमसा बोलूँ, टमस बोलूँ या टोंस बोलूँ, सभी एक ही नाम है। टोंस या तमसा ये कैमूर की पहाड़ी सतना से निकलती है। जी दोस्तों, ये कहाँ से निकलती है? सतना से निकलती है और गंगा में जाकर ये मिल जाती है। जी हाँ, किस में मिल जाती है? गंगा में। अगला, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? दोस्तों मेरे 11वें वीडियो लेक्चर आपने देखा है तो जरूर इसका आंसर मुझे आप बताइए। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर आता है, दर्दी जलप्रपात भी आता है, मंदार जलप्रपात भी आता है, लेकिन चचाई जलप्रपात नहीं आता। दोस्तों चचाई जलप्रपात बीहर नदी पर आता है। और आपसे यही पूछा था नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात नहीं आता, तो चचाई जलप्रपात नहीं आता, ये बीहर नदी पर आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपर बेनगंगा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ, अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए, और अगर नहीं पता दोस्तों तो प्लीज़ इसे नोट डाउन जरूर करते चलिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। अपर बेनगंगा परियोजना है 1972 में, आप देखना इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। संजय सरोवर परियोजना भी इसे अपन कहते हैं। जी हाँ, संजय सरोवर परियोजना के नाम से भी अपर बेनगंगा परियोजना को आप जानते हैं। बालाघाट और सिवनी मुख्यतः इससे लाभान्वित होने वाले जिले हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? तो ये भी आपका क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, तो आंसर बताइए। आंसर है आपका कुक्षी। जी हाँ, कुक्षी नर्मदा नदी पर नहीं आता। धार, झाबुआ, महेश्वर, ओमकारेश्वर, मंडला, बड़वानी, निमाड़, जबलपुर, दोस्तों ये सभी नर्मदा नदी पर आते हैं। कुक्षी आपका नहीं आता। और आपसे यही पूछा था कौन नहीं आता। दोस्तों बढ़ते पर अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी गुना जिले को दो भागों में बांटती है? तो मैं बता चुका हूँ, आपको बताइए कि कौन सी वो नदी है। पुराने वीडियो लेक्चर आपने देखे ना, तो बताइए कौन सी नदी है जो गुना जिले को दो भागों में बांट रही है। आंसर है आपका सिंध नदी। जी हाँ, सिंध नदी गुना जिले को दो भागों में बांटती है। दोस्तों बढ़ते पर अगले क्वेश्चन की ओर। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? दोस्तों देख रहे हैं आप ये सरदार सरोवर डैम पे, कितना मनमोहक डैम पे आप देखना दर्शनीय स्थल है। और यहाँ पे आप देखना बनाया गया है पार्क है, शानदार एक दिखना एकदम अद्भुत है, अकल्पनीय है। दोस्तों कहाँ पर आता है सरदार सरोवर बांध?
देख लेते हैं अपन इसका आंसर। आंसर है नवगांव गुजरात में। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर आता है ये? नवगांव गुजरात में सरदार सरोवर बांध आता है। ये माँ नर्मदा नदी पर बना हुआ है। आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दुनिया की सबसे ऊंची जो मूर्ति बन रही है, आप देखना, स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर, आप देखना बांध से कुछ किलोमीटर दूरी पर ही बन रही है। नर्मदा नदी के बीचों बीच आप देखना उसे बनाया जा रहा है। सरदार, आप देखना सरदार सरोवर डैम से कुछ ही किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है स्टेचू ऑफ यूनिटी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल की, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, उन्हीं की मूर्ति ये बनाई जा रही है। ये मैं बताना चाहूँगा पूरी लोहे की है और इस डैम से जरा सी कुछ ही किलोमीटर दूरी पर ये बनाई जा रही है। दोस्तों अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों नाम क्लियर है। स्वर्ण से ही आपका कौन सा शब्द बन गया? आपका बन गया सोना, सोन। सोन नदी को ही स्वर्ण नदी अपन बोलते हैं। ये अमरकंटक से, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, वहीं से आप देखिए सोन नदी भी आपकी निकलती है। तो जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है वहीं से सोन नदी निकलती है और ये गंगा में जाके ये सोन नदी मिल जाती है। तो इसी तरह जो सोन नदी है वो आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया जिले में बहने के बाद यूपी में ये चली जाती है। और जोहिला इसकी सहायक नदी है। जी हाँ, जोहिला किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है। मतलब जोहिला सोन नदी में जाके मिलती है और सोन गंगा में जाके मिल जाती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा नगर बेन गंगा नदी के किनारे बसा है? तो बेन गंगा नदी के किनारे कौन सा नगर बसा है? अपन देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर है आपका बालाघाट। जी हाँ, जो बालाघाट है ये बेन गंगा नदी पर बसा हुआ है। बढ़ते दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? जी हाँ, वर्धा नदी है, कहाँ से निकलती है? अपन देख लेते हैं। आंसर है आपका बैतूल। जी हाँ, बैतूल से निकलती है, बैतूल के वर्धन शिखर से निकलती है। मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है। और ये कब शुरू हुई थी? अपन देख लेते हैं। आंसर है 1954। जी हाँ, 1954 में ये शुरू हुई थी। और जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक है। मतलब जो चंबल नदी है ये यमुना में जाके मिल जाती है। यह उज्जैन, इंदौर, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, मुरैना और भिंड में बहती है। चंबल नदी इन जिलों से बहती है, यमुना की सहायक नदी है। और एमपी की पहली नदी घाटी परियोजना भी चंबल नदी पर 1954 में बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों अपन। चुलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? दोस्तों बता चुका हूं मैं, फिर से रिपीट इसीलिए ये क्वेश्चन को कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। बताइए, आंसर है चंबल नदी। जी आंसर क्या है आपका? चंबल नदी। चुलिया जलप्रपात किस पे बनता है? तो दोस्तों ये बनता है आपके चंबल नदी पे। बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। जी हाँ, एमपी की, यहाँ एमपी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो एमपी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना बिजली उत्पादन की दृष्टि से आपकी है। देख लेते इसका आंसर आपका इंदिरा सागर परियोजना। जी इंदिरा सागर परियोजना एमपी की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। मालिनी, देनवा और सुख तवा किसकी सहायक नदियां हैं? तो अपन देख लेते हैं, ये सारी की सारी आपकी किसकी सहायक है? तवा नदी की सहायक है। मालिनी हो गई, देनवा हो गई और सुख तवा हो गई, ये सब जाके तवा में जाके मिल जाती है। दोस्तों बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, काली भीत भी तवा की ही सहायक है। और जो तवा नदी है पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है और नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं, उसके पहले कुछ जानकारियाँ फिर से। मालिनी, देनवा और सुख तवा और काली भीत, ये चारों नदियाँ किस में जाके मिलती है? तवा में।
और तवा नदी जाके मिल जाती है नर्मदा में। क्लियर। और पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है आपकी तवा नदी। बढ़े दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर अपन। निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं है? तो आपको मैं बता चुका हूँ, मेरा वीडियो लेक्चर 11वां अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। बताइए क्या आंसर इसका? इसका आंसर है आपका दतिया। दतिया आप देखना पार्वती नदी पर नहीं आता, जबकि आप देखना राजगढ़ आता है, आष्टा आता है, शाजापुर आपका आता है, लेकिन दतिया नहीं आता। और आपसे यही पूछा था कौन नहीं आता। दोस्तों अगर आपका आंसर अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो आपसे निवेदन है पुराने वीडियो को फिर से देखिए, एक कॉपी में नोट डाउन करिए और उनका बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए। और जो बच्चे बता पा रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, आप ज़रूर सक्सेस होगे। और जो नहीं बता पा रहे वो और मेहनत करिए। दोस्तों ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? आंसर है आपका नर्मदा। नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है? तो जी नर्मदा नदी मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है। नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मैं बताना चाहूँगा डेल्टा का निर्माण नहीं करती। दोस्तों डेल्टा क्या होता है कि जब नदियाँ पहाड़ों पे से आती है तो चट्टानों को काटते हुए आती है और अपने साथ बहुत सारी गाद और मिट्टी लेके आती है। वो सारी की सारी मिट्टी समंदर में जब जाती है तो जहाँ पे छोड़ देती है वो पूरा इलाका दलदली इलाका बन जाता है। तो चूंकि नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है इसीलिए ये अपने साथ ज़्यादा गाद नहीं ले पाती और ये डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती। डेल्टा मतलब एक तरीके से दलदली मिट्टी का इलाका क्षेत्र। तो नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुअरी का निर्माण करती है। दोस्तों जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है? तो जोबट सिंचाई परियोजना अपन देख लेते हैं। ये आती है हथनी नदी पर। जी हाँ हथनी नदी पर आती है। उधार इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है। नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास कब हुआ था? दोस्तों बता चुका हूँ 1984 में हुआ था नर्मदा घाटी परियोजना का शिलान्यास। दोस्तों बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो पता ही आपको ताप्ती नदी मुल्ताई बैतूल से निकलती है। दोस्तों आज के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि दोबारा मैं आप लोगों के बीच में आ पाऊँ इसी तरह के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। दोस्तों मेरा यहाँ पे प्रयास क्वांटिटी का ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने का नहीं है। मेरा प्रयास है क्वांटिटी पे काम करना नहीं है। मैं क्वांटिटी पे काम नहीं करता, मैं क्वालिटी पे काम करता हूँ। मेरा एक ही प्रयास है कि मैं जो भी आपको चीज़ दूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दूँ वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होना चाहिए और वो एग्ज़ाम में आना ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी पे काम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्वालिटी पे काम करेंगे। किस पे करेंगे दोस्तों काम? क्वालिटी पे काम करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा और आपको एक भी चीज़ अगर पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलो। कमेंट करके आपके सुझाव मेरे तक ज़रूर पहुंचाओ। अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उन ज़रूरतमंद दोस्तों को जानकारियाँ मिले जिनकी वाकई में इन्हें ज़रूरत है। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक मेरा वीडियो लेक्चर का सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके एक लाल कलर का बटन है दोस्तों, उसे आप दबा दीजिए तो वो ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब आप मेरी कोचिंग से जुड़ चुके हो। अगर वो लाल कलर का बना हुआ है तो इसका मतलब अभी तक आप मेरी कोचिंग से जुड़े हुए नहीं हो। जैसे आप उसे दबा देंगे लाल को, वो ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब आप मेरी कोचिंग से जुड़ चुके हो। उसके सामने घंटी टाइप की होगी, उसको अपन बोलते हैं बेल आइकॉन, उसको भी आप दबा देना। जैसे आप दबा दोगे तो जब भी मैं कोई नया वीडियो लेक्चर दूंगा तो उसकी जानकारी तत्काल आप तक पहुंच जाएगी। क्लियर। और अगर सब्सक्राइब नहीं हो रहा है तो आप अपनी ईमेल आईडी से उसे साइन इन करिए और उसके बाद आप सब्सक्राइब करिए। आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय आपने मुझे दिया और मेरे वीडियो लेक्चर को आपने देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। दोस्तों आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा ये एड्रेस है, इंदौर में हमारी कोचिंग क्लास है। मैं आपको बताना चाहूँगा नवलखा बहुरुआ में हमारी कोई भी सेंटर नहीं है। जब भी आप इंदौर में हमारे सेंटर पे आप विजिट करें तो कृपा करके नंबर पे आप ज़रूर कांटेक्ट करें
डेली मैं 7 से 8 घंटे डेली क्लास में पढ़ाता हूँ दोस्तों। तो हो सकता है कई बार जब आप फ़ोन लगाओ तो मैं क्लास में रहूँ तो मैं आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाऊँ। तो आप मुझे एसएमएस ज़रूर कर देना ताकि मैं आपको दोबारा 24 घंटे के अंदर कॉल बैक दोबारा कर पाऊँ। दोस्तों, मेरा वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से धन्यवाद आप सबका। बस आज के लिए आप आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही, ताकि मैं दोबारा आप लोगों के बीच में आ सकूं। धन्यवाद।